आई एम ऑडिबल? Yes. आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है? तो ठीक है, उसको वहां से निकालिए। फिर देखिए, देखिए कंफर्टेबल हो जाइए, ध्यान से देखिए, एक जगह दिमाग रखिए और हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन अभी खत्म करेंगे समझ के, ठीक है ना। सबसे पहली बात, कल थोड़ा सा थकान का प्रेशर था, इसलिए कल के वीडियो में थोड़ा सा एक आध बात मेरे ख्याल से 19-20 हो गई थी, मैं उसको फिर से बोल दे रहा हूँ कल की क्लास में। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाना शुरू किया था। सारी बातों को जो बातें हैं जो अब तक मैंने पढ़ाई है 2-3 वीडियो में, उसको थोड़ा एक स्पीडी वे में मैं एक बार बोल देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या क्या पढ़ाया था, ये तो मैं बोल चुका हूँ, ये सारी बात बोल चुका हूँ। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें किसी कॉइल पे अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, उन सब बातों का हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। देखिए, माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट थे, ये एक क्या कहते हैं साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए और उन ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने कुछ लॉज बनाए, ठीक है ना। इनको लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो इनके जल्दी सारी बात बोल दे रहा हूँ जो मैंने कल बोला था, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए, 7-8 ऑब्जर्वेशन है, जल्दी देखिए। उन्होंने एक कॉइल यहाँ पे रखा, एक कॉइल रखा और एक मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाए। देखिए, एक कॉइल रखा और एक मैग्नेट को इसको इस कॉइल के पास लाए। इस कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। गैल्वेनोमीटर आप जानते हैं क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एंड डिटेक्ट करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है ना। उधर देखिए, जैसे जैसे ये मैग्नेट इस कॉइल के पास आया, जैसे ही ये मैग्नेट इस कॉइल के पास आया, पहला ऑब्जर्वेशन, तो इस कॉइल में डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो मान लीजिए इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, और नॉर्थ पोल जब पास लाया तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है ना। और फिर जब इस मैग्नेट को दूर ले गए, यानी नॉर्थ पोल को दूर ले गए, तो फिर भी उस केस में भी डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन पहले केस में जो डिफ्लेक्शन हुआ था उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ। 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने साउथ पोल लाया, साउथ पोल को पास लाया तो भी डिफ्लेक्शन हुआ, साउथ पोल को दूर लाया तो भी डिफ्लेक्शन हुआ। और इस केस में भी पहले पास लाने वाले केस में जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ था, दूर लाने में उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद उन्होंने 5वां ऑब्जर्वेशन ये किया, आप देखिए कि जब कॉइल को धीरे धीरे लाया तो भी डिफ्लेक्शन हुआ, और कॉइल को जब तेजी से लाया तो भी डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन कॉइल को तेजी से लाने में ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने इससे इन ऑब्जर्वेशन से ये डिडक्शन किया, ये कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब ये है कि जब भी मैग्नेट मूव करता है कॉइल के पास, तो मैग्नेट के मूवमेंट से कॉइल के अंदर क्या होता है, एक तरह का ईएमएफ जनरेट होता है, एक तरह का ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक तरह का करंट इंड्यूस होता है। ये डिडक्शन उन्होंने लगाया, ठीक है ना। Yes, sir. अब देखिए, फिर मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया और कॉइल को मूव कराया, तो फिर भी वही सारी प्रोसेस हुई। मैग्नेट को स्टेशनरी करने के बाद कॉइल को मूव कराया तो भी वो सारे प्रोसेस हुए, उसमें करंट फ्लो की, ठीक है ना। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसका मतलब ये है कि मैग्नेट या कॉइल में से कोई भी अगर मोशन करेगा तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगी। फिर उन्होंने दोनों का मोशन कराया, दोनों को जब मोशन कराया और दोनों के बीच रिलेटिव मोशन 0 था, यानी कि दोनों को सेम स्पीड से मूव कराया, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये गैल्वेनोमीटर का कॉइल जो है डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ईएमएफ तभी जनरेट होता है, ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है, करंट तभी, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट तभी इंड्यूस होता है जब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है ना। तो अब सुन लीजिए कंक्लूसिव बात कि whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, then a EMF is induced in the coil, and this EMF induced is called as induced EMF, ठीक है ना। और इस EMF की वजह से जो करंट फ्लो करती है उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। एक बात मैं कल भी बताया था, आज मैं रिपीट कर रहा हूँ कि करंट नहीं इंड्यूस होता है, सॉरी, करंट नहीं इंड्यूस होता, आपके बोर्ड में आ भी चुका है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ, और ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करती है। बात समझ में आ गई। जैसे इसको अगर सिद्ध करना हो तो एक कॉइल को आप ओपन कॉइल रख लें, ओपन कॉइल रख लें, यानी कॉइल जो क्लोज ना हो, ठीक है ना, ओपन सर्किट रख लें, और मैग्नेट को पास या दूर ले आएंगे, तो ऐसे केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। ऐसे केस में अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दें तो कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी। इसका मतलब है अगर करंट इंड्यूस होता तो चाहे ओपन है चाहे क्लोज, इसमें करंट होनी चाहिए थी। तो केवल ईएमएफ इंड्यूस होता है और जो है करंट इंड्यूस नहीं होती है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब उसके बाद इन सब ऑब्जर्वेशन के बाद माइकल फैराडे इस निष्कर्ष पर पहुंचे
कि whenever there is a relative motion between the magnet and the coil, an EMF is induced in the coil, and this EMF is called as the induced EMF, and because of this a current flows in the coil, and this current is called as the induced current. बात समझ में आ गई? This current is called as the induced current, ठीक है ना? और उसके बाद इन सब बातों और इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, और एक चार्ज भी इंड्यूस होता है, ठीक है ना? एक चार्ज भी इंड्यूस होता है। तो चार्ज कितना इंड्यूस होगा? मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे dq चार्ज इंड्यूस हुआ, ठीक है ना? तो dq क्या होगा? उस समय फ्लो करने वाली करंट इनटू dt। बात समझ में आ गई? yes, ये इतना चार्ज इंड्यूस हुआ। तो अब आप देखिए, अभी आगे चल के आपको मैं बताऊंगा, या कल बता भी चुका हूं कि I क्या होता है? इंड्यूस्ड EMF बाय R, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है ना? तो EMF मैं कल ही आपको बताया था माइनस d∅dt होता है। कितना होता है? माइनस d∅ dt इनटू dt कट गया, यानी कि इंड्यूस चार्ज जो होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ EMF क्या है, वो सिर्फ इस पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि कितना फ्लक्स चेंज हुआ। नेट चेंज इन फ्लक्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे इंड्यूस चार्ज डिपेंड नहीं करेगा। मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है ना? मेरे कहने का ये मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे इंड्यूस चार्ज डिपेंड नहीं करेगा, इंड्यूस चार्ज केवल नेट चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ये है कि मैग्नेट को अगर आप तेजी से लाएं या धीरे से लाएं कॉइल के पास, तो दोनों केस में मैंने बताया था कि तेजी से लाने पे EMF ज्यादा इंड्यूस होगा, लेकिन धीमे से लाएं या तेजी से लाएं, मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेट है और यहाँ पे कॉइल है, मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे कॉइल है, और मैग्नेट को यहाँ से लेके यहाँ तक हम ले आए, ठीक है ना? मान लीजिए यहाँ कॉइल है, यहाँ मैग्नेट है, खूब अच्छे से समझिए, और मैग्नेट को यहाँ से लेके यहाँ तक ले आए। तो यहाँ पे जब मैग्नेट था तब इसमें जो फ्लक्स था, और यहाँ पे जब मैग्नेट आया तब इसमें जो फ्लक्स था वो चेंज इन फ्लक्स हुआ। तो चेंज इन फ्लक्स पे ही केवल इंड्यूस चार्ज डिपेंड करेगा, इंड्यूस चार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना? अगर हम तेजी से इस मैग्नेट को पास लाते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा, ऐसे केस में EMF ज्यादा होगा, इंड्यूस्ड EMF ज्यादा होगा, लेकिन इंड्यूस्ड चार्ज ज्यादा नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो अब आप देखिए, इधर देखिए, मेरी ओर देखिए, इन सब बातों, इन सब ऑब्जर्वेशन के बाद माइकल फैराडे ने दो लॉ दिए, जिन्हें लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। कल मैं इसको बता चुका हूं, लेकिन कल थोड़ा उतना अच्छा से हमारा मतलब अच्छे से हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाए, तो आज मैं उन सब बातों को जल्दी जल्दी रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो माइकल फैराडे ने दो लॉ दिए, पहला फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दोनों को मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट लॉ को जो है न्यूमेंस लॉ भी कहते हैं और सेकंड लॉ को लेंस लॉ भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब आप दोनों को बारी बारी सुनिए। इधर लिखिए, फर्स्ट को न्यूमेंस लॉ भी कहते हैं और सेकंड को लेंस लॉ भी कहते हैं। देखिए अनडिवाइडेड सुनिए बात को, है ना? तो अब देखिए, उससे मेरा क्या फायदा नुकसान है? अनडिवाइडेड सुनेंगे तभी बात हो पाएगी। मैं चाहता हूँ कि परफेक्ट चीजें आ जाए, जितनी मैं जानता हूँ वो परफेक्ट आप लोग वो सारी बातें समझ जाएं और परफेक्ट रिप्रोड्यूस कर लें, ठीक है ना? तो एकदम एक उसमें सुनिए, अंत में फिर डिस्कस हो जाएगा, कोई बात कोई डाउट्स होगा तो, ठीक है? तो अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको न्यूमेंस लॉ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूमेंस लॉ भी कहते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है कि whenever there is a change in flux in the coil, then an EMF is induced and this EMF lasts till there is change in flux. मतलब जब तक फ्लक्स चेंज होता रहता है तभी तक ये EMF इंड्यूस होता है। अगर कांस्टेंट फ्लक्स है, अगर मान लीजिए मैग्नेट यहाँ रख दिए, मैग्नेट यहाँ रख दिए, कॉइल यहाँ पे, मैग्नेट यहाँ रख दिए, कॉइल यहाँ पे, तो इस मैग्नेट की वजह से इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल में कोई एरिया है, कोई ना कोई फ्लक्स होगा, लेकिन ये फ्लक्स कांस्टेंट है जब तक मैग्नेट आगे या पीछे नहीं आ रहा है। तो कांस्टेंट फ्लक्स के केस में इंड्यूस्ड EMF नहीं होगा। EMF तभी इंड्यूस्ड होगा जब फ्लक्स चेंज होगा। मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है ना? अब आप देखिए, फर्स्ट लॉ वही है कि whenever there is a change in flux in a coil, then an EMF is induced in the coil and this EMF lasts till there is change in flux. Get it? जब तक फ्लक्स चेंज करेगा तब तक ये EMF होगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है? अब कितना EMF इंड्यूस होगा, कितना EMF होगा, ये सेकंड लॉ है, इसको लेंस लॉ भी कहते हैं। EMF जो इंड्यूस होगा E, वो होगा माइनस d∅dt, यानी निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जो EMF इंड्यूस होगा वो निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। बात समझ में आई?
ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी कि फ्लक्स चेंज पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, d∅dt। लेकिन निगेटिव क्यों है ये हम आपको बताने जा रहा है। सेकेंड लॉ को लेंस लॉ भी कहते हैं। और लेंस लॉ ये कहता है कि ईएमएफ जिस रीजन से प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ जिस रीजन से प्रोड्यूस होगा उस बात का विरोध करते हुए ईएमएफ का डायरेक्शन होगा। जैसे मान जिस बेसिक रीजन से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उस बात को अपोज करते हुए ईएमएफ का डायरेक्शन होगा। बात समझ में? मतलब उस तरह से ईएमएफ जिस बेसिक रीजन से ईएमएफ, इस तरह समझिए, ईएमएफ इस प्रकार से प्रोड्यूस होगा कि जिस बेसिक रीजन से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसका अपोज। बात समझ में आ गई? ये लेंस लॉ है। इसको मैं आपको एग्जांपल से बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये एक कॉइल है, जैसे मान लीजिए एक कॉइल है और ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल को जब पास लाएंगे तो क्या होगा, इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा। ये ईएमएफ जो जनरेट होगा वो ये जो जैसे मान लीजिए कॉइल है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है ना। तो नॉर्थ पोल को जब पास ला रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है ना। तो ये ईएमएफ इस प्रकार से जनरेट होगा कि बेसिक रीजन जिसकी वजह से ये जनरेट हो रहा है उसको अपोज करें। तो बेसिक रीजन क्या है ईएमएफ जनरेट होने का? चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। और बेसिक रीजन चेंज इन फ्लक्स का क्या है? मोशन ऑफ द मैग्नेट। तो मोशन ऑफ द मैग्नेट को कैसे अपोज करेगा? जब नॉर्थ पास लाए, जब नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को पास लाए तो यहाँ नॉर्थ बने, और जब साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट को पास लाए तो यहाँ साउथ बने। और जब नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को दूर ले जाए तो यहाँ पे साउथ बने, और जब साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट को दूर ले जाए तो यहाँ नॉर्थ बने, ठीक है। और आप जानते हैं कि नॉर्थ साउथ कब बनेगा किसी कॉइल में? अगर क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ बनेगा। बात समझ में? और कॉइल की एक ओर देखने से अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो दूसरी ओर देखने से वो एंटी क्लॉकवाइज। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम साफ है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, गॉस लॉ, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है ना, थोड़े से टिपिकल है। वैसे तो इंटर में सारी फिजिक्स में सारा पोर्शन ही कुछ ना कुछ कठिन है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बढ़िया से बनानी पड़ेगी। और अंडरस्टैंडिंग बन गई तो बात खत्म, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सवाल एक भी नहीं फंसेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं फंसेंगे। आप लोग प्री बोर्ड दे दीजिए, उसके बाद हम लोग को जो 15-20 दिन 25 दिन होगा उसमें लगातार हम लोग क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चंस और बेसिक्स को थोड़ा सा रिवाइज किया, क्वेश्चन और टेस्ट, क्वेश्चंस टेस्ट बेसिक, तो एकदम 100 में 100 है, एकदम अभी भी आ सकता है बोर्ड में। प्री बोर्ड करें, प्री बोर्ड में तो सिलेबस खत्म हो रहा है, कहाँ से उपाय करेगा, लेकिन अभी भी आ सकता है। क्वेश्चन रिवाइज किया, क्वेश्चंस टेस्ट तो आ सकता है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट बात गौर से देखिए, नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताने आ रहा हूँ, इज लेंस लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये डिस्कशन हम लोग कल कर चुके थे। इज लेंस लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये डिस्कशन हम कर चुके थे। तो इसको मैं जल्दी से एक बार फिर से समझा रहा हूँ, पूरी मेरी ओर देखिए। देखिए ऐसा है कि जब भी कॉइल के पास मैग्नेट आता है तो उसमें एक करंट फ्लो करती है। जब भी कॉइल के पास मैग्नेट आता है तो उसमें करंट फ्लो करती है, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। अरे करंट कैसे आई? करंट जब फ्लो किया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो ये एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होगी? बोलिए, एनर्जी क्या क्रिएट हो सकती है? एनर्जी केवल कन्वर्ट हो सकती है। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, एनर्जी केवल एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, प्रोड्यूस नहीं हो सकती, केवल कन्वर्ट हो सकती है। तो अब मैं बता रहा हूं, आपके बोर्ड में भी ये सवाल आता है और एक पॉइंट भी आपका है डिस्कशन का, इज लेंस लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसको मैं समझाने जा रहा हूं कि मान लीजिए ये बात नहीं होती, मान लीजिए जो लेंस कह रहा है वो बात नहीं होती, मैं उल्टे तरीके से प्रूफ कर रहा हूँ। इज लेंस लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो मैं उल्टे तरीके से प्रूफ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं मान लीजिए लेंस जो कह रहा है वो गलत है, तो गलत है तो दो बातें हो सकती हैं। कितनी बातें हो सकती हैं? दो बातें, कि बेसिक रीजन को अपोज ना करे और ना सपोर्ट करे ना अपोज करे। बात समझ में आ रही? बेसिक रीजन को अपोज ना करे और ना सपोर्ट करे ना अपोज करे। तो अगर मान लीजिए जिस वजह से, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि अगर नॉर्थ पोल लाएंगे तो इसमें करंट इस तरह से फ्लो करेगी यहाँ पे नॉर्थ पोल, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा नहीं होता, कोई पोल नहीं बनता, कोई पोल नहीं बनता, या आप मान लीजिए कि साउथ पोल बनता, तो कोई पोल नहीं बनता,
तो मैग्नेट को इसके पास लाने में कोई वर्क डन नहीं करना, बात समझ में आई? कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ता। और साउथ पोल बनता तो और भी बुरी बात हो जाती कि मतलब फील्ड वर्क भी कर रही है, उसकी एनर्जी भी बढ़ रही है। ऐसा पॉसिबल है कि हम वर्क भी करें, मेरी एनर्जी भी बढ़े? ये इस कॉइल की वजह से जो फील्ड है वो वर्क भी कर रही है और उसकी एनर्जी भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना? इसलिए लेंस लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ ये कहता है कि जब ईएमएफ इस प्रकार से प्रोड्यूस होता है कि अपने प्रोड्यूस होने के बेसिक कॉज का वो अपोज करे, जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसका विरोध करे, यही लेंस लॉ है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जब विरोध करता है उस रीजन का, तो उस रीजन का विरोध करते समय मान लीजिए नॉर्थ पोल पास ला रहे हैं तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, तो नॉर्थ बनेगा तो रिपेल करेगा। तो उस रिपल्सन को हम ओवरकम करेंगे जब एक्सटर्नल फोर्स से, तभी तो मैग्नेट पास आ पाएगा। तो जो एक्सटर्नल वर्क हम कर रहे हैं वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में हमको ऑब्टेन होगा। इसलिए लेंस लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ गई? एकदम दिमागी तौर देखिए, रटने वाला सिस्टम नहीं कि 2 लाइन 3 लाइन रट लिए, ये दिमाग में स्पष्ट हो गया क्यों ऐसे है। यस सर। क्योंकि उल्टी बात अगर हम माने तो हमको एनर्जी प्राप्त भी होगी और कुछ वर्क भी नहीं करना। अगर हम लेंस लॉ को गलत माने तो क्या होगा, हमको एनर्जी ऑब्टेन भी होगी और बिना किसी एक्सटर्नल वर्क डन के, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है? किसी न किसी रूप में एनर्जी कन्वर्ट ही ना हो रही है, तो वही जो हम वर्क कर रहे हैं वही वर्क इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना? इसलिए लॉ लेंस लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना? अब आप नेक्स्ट मैंने आपसे डिस्कशन किया था मोशनल ईएमएफ, ठीक है ना? नेक्स्ट डिस्कशन किया था आपको मैंने मोशनल ईएमएफ, उसको जल्दी से 2 मिनट के अंदर देख लीजिए। कि देखिए मैंने आपसे बताया था कि जब भी कोई कंडक्टर रॉड, मान लीजिए कि ये रॉड है, कंडक्टर रॉड है, इसका लेंथ मान लीजिए L है, ये कंडक्टर रॉड है, इसका मान लीजिए लेंथ L है, ठीक है ना? अपने लेंथ के परपेंडिकुलर अगर ये रॉड v स्पीड से किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, हमने इस केस में मैग्नेटिक फील्ड को इन्वर्ट मान लिया, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड को इन्वर्ट मान लिया। फिर से सुनिए, मोशनल ईएमएफ बता रहा हूं, यानी वो ईएमएफ जो किसी रॉड के मोशन से उत्पन्न होता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई रॉड इस प्रकार से मूव कर रहा है कि उसके लेंथ, उसकी वेलोसिटी और उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और लेंथ अगर L है और लेंथ के परपेंडिकुलर स्पीड v है, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी p है, जो यूनिफॉर्म है, उसके एंड्स पे जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या होगा, v है। बात समझ में? इसको आप रटे भी रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बोर्ड में आएगा, छोटे मोटे फटाफट कर दीजिएगा, ठीक है ना? अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्यों होता है, ये बात ऐसा क्यों होता है, और प्रूफ करके भी दिखाया था। तो प्रूफ करके हम कल दिखा चुके हैं, अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे। बस जल्दी से मैं ये बता दे रहा हूँ क्यों होता है। देखिए जब ये कंडक्टर मूव करता है, जब ये कंडक्टर मूव करता है तो कंडक्टर के लेटिस में क्या है, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयंस बहुत स्ट्रिक्टली बाउंडेड होते हैं, बहुत सख्ती से बंधे होते हैं, फोर्स उन पे भी लगता है, लेकिन वो क्रिस्टल लैटिस में इतना रिजिडली टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो मूव नहीं करते हैं। जैसे कंडक्टर को हम मूव कराते हैं तो कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कंडक्टर भी स्पीड से ऐसे मूव कर रहा है तो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स से मूव कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या नॉन यूनिफॉर्म भी हो, अगर मूव करता है तो क्या होता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। अगर मान लीजिए मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बनाया है, अगर मान लीजिए मैं ऐसे बनाऊं, देखिए इस तरीके से बनाऊं, कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे देखिए कंडक्टर ऐसे रखा है और इसके परपेंडिकुलर v स्पीड से कंडक्टर अपने लेंथ के परपेंडिकुलर v स्पीड से मूव कर रहा है, बस हम नहीं v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए, और इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट्स है, इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट्स है। तो अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉन्स पे कहां फोर्स लगेगा, मैंने आपको बताया था q v क्रॉस v, तो v इधर है, v क्रॉस v यानी इधर। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर फोर्स लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इधर मैग्नेटिक फोर्स है, बस हम नहीं, बस हम नहीं। और उसका मैग्नीट्यूड होगा EVB जो कांस्टेंट होगा जब तक ये स्पीड, देखिए ध्यान से देखिए, जब तक ये स्पीड कांस्टेंट है और जब तक B कांस्टेंट है और चार्ज तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन क्या होगा इधर,
तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो इलेक्ट्रॉन्स इस एंड पे आना शुरू कर देंगे, और जब इस एंड पे आना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, ये एंड कंपैरेटिवली नेगेटिवली चार्ज और ये एंड कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, मैं बता रहा हूं क्यों डेवलप होगा, ये डेवलप होगा इतना जानते रहेंगे तो आप सारा सवाल लगा लेंगे, लेकिन मैं आपको अभी ये बता रहा हूं कि क्यों डेवलप होगा। तो डेवलप ऐसे होता है, तो ये एंड कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज और ये एंड कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस था। ठीक है ना, इसकी वजह से इस रॉड के लेंथ के अलोंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी, इधर देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी, E into E फोर्स लगाएगी। बात समझ में, जहां E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां और आते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स और यहां आते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जाएगा। जबकि मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फोर्स चाह रहा है कि इधर के इलेक्ट्रॉन को भेजे और इलेक्ट्रिक फोर्स चाह रहा है कि इधर के इलेक्ट्रॉन को भेजे। देखिए ध्यान से देखिए भाई, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ इसके बाद अब तक कुछ भी नहीं आया, आगे कभी नहीं आएगा। अगर आ जाए तो बताइए, इतना रिस्पांसिबिलिटी कोई ले ले तो बातें तो सुनिए, देखिए बात सुनिए, वीडियो देखिए, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। इतना इवन कंपटीशन लेवल समय या कॉन्सेप्ट्स नहीं जाएंगे, बाकी बात मैं नहीं करता। हाँ 1% बात जो मैंने कुछ उसकी होल्ड की वो बाद में हम देख लेंगे। तो अब आप देखिए, तो ये इलेक्ट्रिक इधर जाएगा और मैग्नेटिक इधर लगाएगा। बात समझ में आ गई। अब आप गौर से देखिए कि मैग्नेटिक फोर्स तो कांस्टेंट है, जब तक V कांस्टेंट है, जब तक V कांस्टेंट है, जब तक E कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा ही, तो ये कांस्टेंट है। और इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा है। जिस समय इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा उस समय ये ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए E इलेक्ट्रिक फील्ड पे हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, V बाई डी, और डी क्या है इस केस में, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, V बाई डी, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। EV बाई L इज इक्वल टू EVB, E कट गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, ये दोनों V यहाँ पे आ रहा है, ये V जो है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये V क्या है, ये क्या है, स्पीड ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो इस केस में आप V क्या हो जाएगा, VL, इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए, इसको आप PD कर लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इनटू इट्स लेंथ इनटू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन व्हिच इट इज मूविंग। बात समझ में आ गई। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप ज्यादातर सवाल लगा देंगे। किसी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि कंडक्टर की लेंथ ये है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है और कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है, थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। हाँ, अगर थीटा एंगल पे मूव कर रहा है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए V स्पीड से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है तो V cos थीटा वो कंपोनेंट है जो इसके परपेंडिकुलर है, V cos थीटा इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना। तो अगर मान लीजिए V स्पीड से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, अगर न्यूमेरिकल में ऐसा आ गया तो V cos थीटा इस लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को V cos थीटा यहां पुट कर देंगे। बात समझ में आ गई। इस तरह के सवाल आप लोग हैंडल कर देंगे। अभी जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो चीजें एकदम बहुत आसान लगेगी, बहुत इजी लगेगी, न्यूमेरिकल एकदम फंसेगा ही, ठीक है ना। लेकिन इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, मेरी बात समझे। उसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन हम और किए थे जिसको हम कहे थे कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स आपको बताया थे, फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा। फिर हमने बताया था फ्लक्स को चेंज करने के तरीके क्या है, बंद करिए उधर से। फ्लक्स को चेंज करने के तरीके क्या है मैंने ये बताया था। देखिए, तो फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं जब B को चेंज करें, जब A को चेंज करें और जब थीटा चेंज करें, ठीक है ना। तो B चेंज करें, A चेंज करें या थीटा चेंज करें तो हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब भी फ्लक्स को चेंज करेंगे तो एक क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा, इसको इंड्यूस्ड EMF कहेंगे। और इस इंड्यूस्ड EMF की वजह से एक चार्ज भी इंड्यूस होगा और एक करंट भी इंड्यूस होगा, जिसको इंड्यूस चार्ज और इंड्यूस करंट रिस्पेक्टिवली कहेंगे। बात समझ में, वो ऐसे चल रहा है, हंस रहे हैं, ये खेलने वाला होता है, हमको आवाज पता है ना। देखिए उधर देखिए, छोड़िए, एक बार देखिए, एक बार देखिए,
खेलने वाली छोड़िए, इधर देखिए, जल्दी से इधर देखिए, थोड़ा मोड़ा टाइम टाइम जाएगा। तो इधर देखिए, तो अब मैं कह रहा हूँ उसकी वजह से एक ईएमएफ जनरेट होगा। उसकी वजह से क्या होगा? ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस करंट होगा। जो ईएमएफ होगा उसको इंड्यूस ईएमएफ कहेंगे, जो करंट होगा उसको इंड्यूस करंट कहेंगे। एक चार्ज इंड्यूस होगा जिसको इंड्यूस चार्ज कहेंगे। बात समझ में आ गई? इंड्यूस चार्ज करेंगे और इन सब बातों की स्टडी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि थीटा चेंज करने से हम फाई चेंज करते हैं, अगर थीटा, तो ये सब रोटेशन ईएमआई में आ जाएगा। अगर बी चेंज करने से करते हैं तो स्टैटिक ईएमआई में आ जाएगा आपका ट्रांसफॉर्मर सोलर, ठीक है ना। और एरिया चेंज करने से करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी लूप की एरिया चेंज कर रहे हैं, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए इसको फट से देखिए, अगर थीटा चेंज कर रहे हैं यानी कोई कॉइल को रोटेट करना है, तो थीटा अगर मान लीजिए बी और ए कांस्टेंट है और कॉइल रोटेट कर रहे हैं तो भी फाई चेंज कर रहा है, तो भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। और मान लीजिए थीटा कांस्टेंट है और हम बी चेंज कर रहे हैं तो भी हो रहा है। बी चेंज करने का तरीका क्या हो सकता है? दो कॉइल आसपास रखे हुए हैं, एक में करंट बढ़ रही है घट रही है, तो अगल बगल क्या होगा? बी बढ़ेगा या घटेगा। तो बी चेंज करने का तरीका ये हो सकता है। थीटा कांस्टेंट है उस केस में, एरिया कांस्टेंट है लेकिन ये चेंज हो रहा है। अब एरिया को चेंज करने का तरीका क्या हो सकता है? गौर से देखिए, एरिया को चेंज करने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए, बस ये खत्म होने वाला है, आपका ये रिवीजन ही मान लीजिए। कल का बहुत अच्छे से नहीं हुआ था, तो मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही थी, तो मैंने इसको कह दिया, तो मुझे लगा कि सारी बातें एक बार फटाफट आपके दिमाग में आ गई, ठीक है ना। कल थोड़ा थकान भी थी और थोड़ा सा बहुत अच्छे से चला भी निकला, ठीक है। तो सारे तीनों वीडियोस का निचोड़ मैंने दे दिया है। अब नेक्स्ट फिर नया बता देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए ये कोई कॉइल रखा हुआ है, ठीक है ना। अब इस कॉइल का एरिया बढ़ाया घटा दिया, एरिया बढ़ाए घटाएंगे तो भी फ्लक्स चेंज करेगा। बी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, लेकिन एरिया को बढ़ा घटा दिया तो भी फ्लक्स चेंज करेगा। और तो भी जब भी फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस तरीके से भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो अब आप बात समझ में आ गई, तीन तरीके से कैसे फ्लक्स चेंज करते हैं, उसमें तीन तरह से कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है ना। अब कट कर दीजिए, फिर उसके बाद आगे आगे पॉइंट चलते जाते हैं। कट